हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यू लर्न। और आज हम करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका चैप्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी कहता क्या है? कहता है कि भैया आई एम द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जी हाँ, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ और जाने क्या क्या। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, सो आपके चैप्टर का नाम कहता है दैट आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले। अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का फंडा बहुत ही सिंपल है। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब करंट से क्या मतलब होता है? करंट स्टैंड्स फॉर फ्लो। हम बोलते हैं ना ओशियन करंट, यस और नो, वाटर करंट। सो करंट स्टैंड फॉर फ्लो और मूवमेंट। इट स्टैंड फॉर फ्लो और मूवमेंट। एंड किसका मूवमेंट? इलेक्ट्रिक का, यानी कि चार्ज का। किसका? चार्ज का। So what does electric current stands for? It stands for the flow of charge. Electric current stands for the flow of charge. अभी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या चीज है। यस और नो? सो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। लेट्स से इट्स अ प्रॉपर्टी which is when acquired, which is when acquired by any other material, that material gets a tendency to either attract or repel other substances. ये क्या करने लगता है? बाकी चीजों को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा या रिपेल करने लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल, किसके अंदर? ये आपका वुल के अंदर। जैसे ही आप ग्लास रॉड को रब करते हैं, ओके, सो हमारे वुल के अंदर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज और ग्लास के ऊपर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करने लगते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। गॉट इट? और यहाँ पर चार्ज की जो यूनिट है वो हमें पता होनी चाहिए। चार्ज की जो यूनिट है दैट इज कूलम। क्या है? कूलम। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। अब चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है? चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टीज है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी। क्या है? एडिटिविटी, यानी कि इसमें आप देखोगे कि चार्ज जो होता है वो ऐड होता रहता है। कैसे ऐड होता रहता है? मान लो कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है और इसके ऊपर यहाँ पर +3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -3 कूलम चार्ज है और यहाँ पर +2 कूलम चार्ज है। सो व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड ऑल द चार्जेस like capital Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on. So it becomes 3 minus 3 plus 2 and that is equals to 2 कूलम। यानी कि ये चार्ज जो है ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। गॉट इट? ये बात समझ में आई? यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। अगली प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोला है भैया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? एक सेकंड, ये डिलीट कर देता हूं तुम लोगों के लिए मैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा कि भैया मान लो कि हमारे पास एक एटम है। क्या है? एक एटम है। ये रहा हमारा एटम और एटम के न्यूक्लियस में है 4 प्रोटॉन। सो यहाँ पर भी क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे। अब बेसिकली जब भी चार्ज ट्रेवल कर रहा होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन को तो इतनी स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है कि प्रोटॉन बाहर निकल ही नहीं पाता। तो मूव कौन करता है? मूव ज्यादातर केसेस में करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा और जहां से जाएंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्वांटाइजेशन क्या हुआ? यानी कि ये बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं टूट सकता। जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है इसी के मल्टीपल में चार्ज बनेगा। यानी कि इफ कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और ट्रांसफर्ड। E क्या है? E is the elementary charge that is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? और कैपिटल Q क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल चार्ज। ठीक है? एंड एक और बात, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट इज कंजर्वेटिव
इन नेचर। ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है सॉरी, ये तीन प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है, ये तीन प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। अब वापस आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। So, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is electric current in a conductor and a continuous closed path of the electric current is called electrical circuit. कहना क्या चाहते हो, है ना? तो इनका ये कहना है कि भैया जब ये क्लोज लूप के अंदर, ठीक है, हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे, यानी कि लेट्स से मैं आपके लिए बना के बता देता हूं। मान लो कि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक बैटरी, जो क्या दे रहा होगा, पोटेंशियल दे रहा होगा, हाँ या ना भैया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करेगा यहाँ से और इससे होते हुए वापस यहीं पर पहुंच जाएगा। सो इस पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ करंट कंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई, वेयर Q इज द चार्ज ट्रांसफर्ड एंड T इज द टाइम टेकन। ओके, सो आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब हमें पता है कि भैया चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो क्या इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट भी कूलम पर सेकेंड हो गई? कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इसको एक नया नाम दिया गया है एम्पियर। क्या दिया गया है, एम्पियर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए के साथ। और जो ये सर्किट हमने बनाया इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमेशा चार्ज जो है वो क्लोज लूप में ट्रेवल करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आई है डेफिनेटली लेट्स मूव ऑन। और इसी के साथ आता है हमारी इस वीडियो का सबसे पहला न्यूमेरिकल। इफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 5 एम्पियर, यानी कि कैपिटल आई हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर एंड इट फ्लोज फॉर 10 सेकेंड। और कितना टाइम दिया गया है, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। कैलकुलेट द चार्ज, कितना चार्ज ट्रेवल किया। बहुत सिंपल सा तरीका है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर I इज 5 एम्पियर, Q हमें कैलकुलेट करना है एंड T हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। अपॉन में इसके 1 रख दो और क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। निकल के क्या आया, कैपिटल Q इक्वल्स टू 5 इंटू 10, that means the total charge traveled is 50 कूलम। क्या आ गया, 50 कूलम। बाय चांस एग्जामिनर ने हमसे ये भी पूछ लिया होता कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रेवल हुए, वो भी निकाल के बता दो डेफिनेटली। सो हमने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला भी 2 सेकंड पहले पढ़ा, Q इक्वल्स टू NE। सो यहाँ पर हम रख देंगे 50, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 90। N की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, 50 के अपॉन में हम रख देंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 90। डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 आर 16, 4 से डिवाइड करेंगे आई फील 125। ओके, एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा n इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 19। क्यों, क्योंकि भैया जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी वैल्यू को लेके जाते हैं तो जो पावर होती है उसका जो साइन होता है, साइन कन्वेंशन होता है, वो चेंज होता है। यदि वो माइनस में होता है तो प्लस में होता है और प्लस में होता है तो माइनस में होता है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 आर 12, 4 1 आर 4, 0.25। इट मींस n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 31.25 इंटू 10 रेज़ पावर 19। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 3.125 इंटू 10 रेज़ पावर 20, क्योंकि हमने डेसिमल को एक पोजीशन इधर शिफ्ट किया तो हम हमारी पावर की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया, डेफिनेटली आ गया होगा। ओके, सो लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और वो क्या कहती है, वो कहती है कि आपके लिए एक और न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल, इफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 5 मिनट इज 6 एम्पियर, यानी कि किसी भी सर्किट के थ्रू जो टोटल करंट ट्रेवल कर रहा होगा वो है 6 एम्पियर। I is equals to 6 एम्पियर एंड टाइम गिवन इज 5 मिनट्स। सबसे पहले क्या करना है भैया, सारी वैल्यूज को SI यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। सो व्हाट वी विल डू, 5 इंटू 60 सेकेंड्स। क्यों भैया, बिकॉज 1 मिनट के अंदर ओके टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। दैट्स राइट, सो टाइम बिकम्स 300 सेकेंड। नाउ find out the total charge and total number of electron transferred if one electron has a charge of 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। आपको पहले तो टोटल चार्ज निकालना है और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्या हम ये निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। यस और नो, बहुत आसान है।
ओके, कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी निकाल भी लिया होगा, बट हम निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। I इज इक्वल्स टू हमें पता है Q अपॉन T। सो क्या मैं वैल्यूज रख दूं? 6 इक्वल्स टू Q अपॉन 300। नाउ Q विल बी इक्वल्स टू 6 into 300 and that's become 1800 कूलम। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पोर्शन कि भैया टोटल चार्ज कितना होगा। यस और नो? अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू NE। Q हमें दिया हुआ 1800 कूलम इक्वल्स टू N की वैल्यू हमें पता करनी है और E की वैल्यू दे रखी है हमें 1.6 into 10 raised power -19 कूलम। बहुत सिंपल। फिर से सॉल्व करेंगे। N इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised power -19, डेसिमल हटाया, एक और जीरो लगाया, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 सा 16, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 सा 16, यहाँ पे बच गया 2, 4 5 और डबल 0। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 10 into 10 raised power 19 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड ठीक से लिख देते हैं हम लोग, 10 raised power 19 इलेक्ट्रॉन। लेकिन डेसिमल तो यहाँ है, हमें कहाँ चाहिए? 1 2 3 पोजीशंस आगे, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.125 into 10 raised power कितने से बढ़ा देंगे? 20 से बढ़ा देंगे। सो इट बिकम 22 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? आया नहीं आया समझ में? यदि आया है सो गिव अ बिग थम्स अप फॉर द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। And this numerical is just for you. A current of 3 ampere flows through a circuit and for 5 minutes calculate the charge passes through the circuit। 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो रोकिए और इसका आंसर चेक कीजिए। यस और नो? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये इसको सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन आप लोगों के लिए फटाफट में कर देता हूं। I इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर हमें दिया हुआ है। ओके, टाइम हमें फिर दिया हुआ है 5 मिनट्स। क्या हम इसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं? कैपिटल Q निकाल सकते हैं? डेफिनेटली कोशिश करेंगे। सो टाइम हो गया हमारे पास कितना? 5 into 60 दैट इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। नाउ हमें पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो I की वैल्यू हम रख देंगे 3 एम्पियर इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू हमें निकालनी है और T की वैल्यू हमें दी हुई है 300 सेकेंड्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 into 300 सेकेंड्स दैट इज इक्वल्स टू 900 कूलम। यस और नो? उम्मीद करता हूं सभी का यही आंसर आया होगा। ओके, सो जिनका नहीं आया है फोकस। ओके, अब आता है कंडक्टर, इंसुलेटर और एक और चीज रह गई, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। अब ये क्या चीजें हैं? ओके, सो लेट डिस्कस देम। बहुत ही आसान है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट मी ड्रॉ सम लाइंस। ओके, फिर हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। सो यहां पर हम लिख देते हैं कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, इंसुलेटर और लास्ट में आएंगे सेमी कंडक्टर। ओके, क्या है ये सब? कंडक्टर वो मटेरियल हैं, ओके, दोज अलाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, दोज अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम, जो अलाउ कर देते हैं करंट को फ्लो करना, चार्ज को फ्लो करना। ओके, सो थ्रू देम कि भैया ठीक है निकल जाओ, तुम्हें जाना है ना, ये रहा रास्ता, निकल जाओ, है ना। वहीं पे इंसुलेटर क्या होते हैं? डू नॉट अलाउ, ये अलाउ ही नहीं करते किसको? इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू देम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो, क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जिसको थोड़ा सा बताओ और वो कहता है ठीक है सर हो गया कर लेंगे, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। उसके बाद आता है हमारा इंसुलेटर। कितना ही पीट लो, कितना ही समझा लो, प्यार से दुलार से कैसे भी, लेकिन वो कभी भी। और उसके बाद आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, जिनको थोड़ा बहुत पीट दो तो वो पढ़ने लग जाते हैं। यानी कि यदि आप ये कभी अलाउ करते हैं, दे अलाउ समटाइम टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, ठीक है ना, कभी कभी अलाउ कर देते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स आर मेटलॉइड्स, ठीक है ना। सो यानी कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक कड़ी है। या सो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। सो दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब आता है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो,
हम जब भी पीटीएम में जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमें क्या, हमारे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है बट ये करता नहीं है ना। सो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी, यस और नो, पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि किसी भी चार्ज को कहीं पर ले जाने की कैपेबिलिटी, यानी कि आप कह सकते हो सिंपल भाषा में द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, जितना वर्क किया 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। और दो बीच के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। यहां पर पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैपिटल वी का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। यानी कि इसकी यूनिट हम निकालना चाहें तो वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, यानी कि आप इसको लिख सकते हो जूल पर कूलम भी, है ना। आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ सही बात है। अब एक बार देख लेते भैया यहाँ लिखा क्या हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। सही बात है भैया, जब तक प्रेशर नहीं होगा वो लोग काम ही नहीं करते। एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। किससे प्रोड्यूस हो सकता है, एक बैटरी से हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रिकल सेल से हो सकता है, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बैटरी के। यस और नो, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल एंड इवन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी कि जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है वो हमेशा पोटेंशियल बनाने की कोशिश करती है, चाहे अब उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा हो या ना कर रहा हो। When the cell is connected to a conducting circuit of element, the potential difference set the charge in motion and in the conductor and produces the electric current. In order to maintain the current in a given electrical circuit, the cell has to expend the chemical energy stored in it. यानी कि एक सेल को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसको खत्म करना पड़ता है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। सो we define the electrical difference between the 2 points of an electric circuit carrying same current as work done to move a unit charge, यानी कि single coulomb of charge from one point to other point। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। यानी कि एक कूलम को मूव करने के लिए जितना वर्क किया उसे हम वोल्ट बोलते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछ लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, कभी कभी पूछ लेंगे कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। सो when 1 joule of energy is expended या फिर used in moving 1 coulomb of charge, that is called 1 volt, ठीक है ना। यानी कि जब हमने 1 जूल एनर्जी खर्च की 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस वाज 1 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द वर्क डन इफ द चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूव्ड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट, उसके साथ साथ, ठीक है, हमें चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन, यानी कि इन्होंने हमसे पूछा है टोटल एनर्जी स्पेंड, क्योंकि वर्क डन इज द सेम एज एनर्जी, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी कि यहाँ पे हम रख देंगे 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय 3 कूलम ऑफ चार्ज। नाउ यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे हमेशा करते हैं। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 36 जूल। कितना हो जाएगा, 36 जूल हो जाएगा। इट वाज दैट सिंपल। Yes or no? Here's the next question for you. Calculate the potential difference if 50 joule of work is done. Okay, it means work done is given as 50 joule. Now, in moving a 5 coulomb charge, यानी कि यहाँ पर चार्ज कितना दिया हुआ है, 5 कूलम। Now, what you need to calculate? You need to calculate the potential. So, V is equals to W upon Q. बहुत सिंपल, इससे अच्छा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 50 upon 5 and that is equals to 10 volt. Got it? इतना सिंपल सवाल था। ओके, नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, करते जाओ साथ साथ। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 5 एम्पियर, इट मींस I इज गिवन एज 5 एम्पियर फॉर टाइम इज 10 सेकंड्स। कितना टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड। कैलकुलेट द चार्ज, पहले वाले फॉर्मेट से आया है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें Q कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, Q।
Now I is equals to Q upon T. So what we have, it's 5, Q हमें निकालना है and T is 10. So this implies that Q is equals to 50 coulomb. That's simple. Yes or no? Now अब आता है सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम के अंदर हमें ये समझना है कि हर एक सिंबल का मतलब क्या है, क्योंकि यदि ये हमें समझ में नहीं आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बोर्ड के अंदर। ओके, सो जब हमारा कुछ ऐसा सिंबल बना हो कि एक जो एरो हो वो बहुत छोटा हो, दूसरा बड़ा हो, और उसमें एक साइड प्लस, यानी कि जिधर बड़ा हमारा बार होगा उस साइड प्लस लिखा हो, दूसरी साइड माइनस, दिस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। और जब ऐसे बहुत सारे सेल्स को आप कनेक्ट कर देते हो, इट बिकम्स अ बैटरी। यदि आपको एक क्लोज ब्रैकेट दिया हो लेकिन उसके अंदर कोई डॉट ना हो, यानी कि एक स्विच है, क्या आपके घर में स्विच लगा होता है ना, वो स्विच है, लेकिन स्विच कैसा है, ऑफ है। कैसा है, ऑफ, यानी कि अभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, वी कॉल इट ओपन स्विच। हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन स्विच बोलते हैं। वहीं पर यदि इसी ब्रैकेट के अंदर एक डॉट लगा हो, सो यानी कि हमारी की जो है वो ऑन है। ओके, यानी कि स्विच जो है वो क्लोज है, यानी कि अब करंट फ्लो कर रहा होगा। सिमिलरली जब दो वायर्स ऐसे आ रहे हो और आपस में से जुड़ जा रहे हो एक पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर एक वायर का जॉइंट है, वहीं पर जब ऐसे लूप बनाकर वायर के ऊपर से हम वायर निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज ऑफ चार्ज नहीं हो रहा होगा। वहीं पर हम इस तरह से लूप बनाकर बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो, और जिगजैग लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हमारे रेजिस्टेंस को। किसको, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, कैसा होता है रियोस्टेट, कुछ ऐसा होता है, एक सेकंड बता देता हूँ आप लोगों को आगे। सो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, ये रियोस्टेट है, और ये किस लिए यूज होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। एम मीटर हमेशा याद रखिएगा, एम मीटर शोज द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ओके, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव वोल्ट मीटर विच शोज द पोटेंशियल डिफरेंस, which shows the potential difference and it is connected in parallel। अभी हमें parallel और series connection पढ़ेंगे। okay, so this was all। okay, these are few symbols जो हम बहुत ज़्यादा commonly use करते हैं। so give it a try। okay, अब आता है हमारा ओम्स लॉ। okay, ओम्स लॉ कहता क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं कि ये है कौन। so there was a German scientist जिनका नाम था ग्रेगर साइमन ओम। okay, और इन्होंने कब ये लॉ दिया, 1827 में दिया। फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। यानी कि इन्होंने क्या किया, हमारे पास एक टर्मिनल था, वायर था, ओके, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था, ओके, जो पोटेंशियल था उसके और उसके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा था, ओके, उसके बीच में क्या फाइंड आउट कर लिया, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। ओके, and in the potential difference V across the end of the metallic wire in an electrical circuit is directly proportional। अब ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इनका क्या कहना था, the potential difference V across the end of the given metallic wire is an electrical circuit is directly proportional to the current flowing through it। यानी कि इससे जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V। it means we can write if the potential difference is V then it is directly proportional to the amount of current flowing through it। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग क्या करें, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको ऐसे ही छोड़ दें। सो इट बिकम्स V इज इक्वल्स टू आर आई। नाउ व्हाट इज आर, आर इज रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट है, ओके, एंड वी कॉल इट रेजिस्टेंस। अब कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, क्या पूछ लेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे आप लोग, resistance is the hindrance, resistance is the hindrance caused by the material of the wire, material of the conductor बोल सकते हैं हम लोग, of the conductor in flow of charge, चार्ज के फ्लो होने में जो कंडक्टर का मटेरियल है उसने जो रुकावटें पैदा की उसको हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस से। किसे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम। क्या है, ओम इसकी यूनिट है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा है। ओके, कुछ इस तरह से बनाते हो आप, इसको सिंगल ही बनाते हैं वैसे। ओके, सो इस तरह का कुछ सिंबल है। अब आप कह सकते हो कि भैया रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I।
यानी कि जब किसी टर्मिनल के अक्रॉस आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल दोगे और उस वायर से, उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा, सो हम क्या कहेंगे कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम है। यानी कि यहाँ पे आपने क्या डिफाइन कर दिया, 1 ओम को डिफाइन कर दिया। किसको डिफाइन कर दिया, 1 ओम को। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। यानी कि किसी वायर के अक्रॉस यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल है और उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल सा है ओम्स लॉ, हम कह देंगे कि हमारे पास यदि एक वायर होता, एक वायर है जिसके 2 टर्मिनल्स है, कौन कौन से, एक है ए, टर्मिनल ए, और वहीं पे दूसरा टर्मिनल है बी, और यहां से यदि आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा कैपिटल V. Now what we will do, V is directly proportional to I, so V is equals to Ri, where R is the constant and its resistance. ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बेसिस पर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कौन कौन से, अ रेजिस्टर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें, 10 ओम, हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट है, I is equals to 2 एम्पियर, पासिंग थ्रू इट, कैलकुलेट द वोल्टेज। बहुत सिंपल, हमें पोटेंशियल पता करना है, हम लिखेंगे एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ V equals to Ri, so V will be equals to 10 into 2, that becomes 20 volt. Got it? It was that simple. Okay, moving on to the next question. Okay, a circuit has a resistance of 5 ohm. It means we have a resistance of 5 ohm and a voltage across is 20 volt. It means the potential difference given as 20 volt. कैलकुलेट द करंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करंट यानी कि आई कैलकुलेट करना है। देखो बोर्ड में इसका हाफ मार्क्स है तो ये लिखना नहीं छोड़ना है। ओके, रिमेंबर दैट। ओके, मूविंग ऑन। सो एज पर, फिर से लिखेंगे हम लोग, एज पर ओम्स लॉ V equals to Ri. V is given as 20, R is given as 5 and I हमें कैलकुलेट करना है। हम इसको ले जाएंगे दूसरी साइड, सो I will become 20 upon 5 and that become 4 एम्पियर। गॉट इट। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, मैंने आपके लिए एक वर्कशीट शेयर की हुई है जस्ट डिस्क्रिप्शन में, आप वो वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं घर पर। कोई भी डाउट हो, ओके, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, ओके, जिसका लिंक मैंने आपको वहां पर दिया हुआ है, वहां से आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ 12 वोल्ट ऑफ बैटरी प्रोड्यूसेस अ 3 एम्पियर ऑफ करंट इन अ सर्किट। यानी कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट, वहीं पर आपको करंट दिया हुआ है कितना, 3 एम्पियर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V equals to Ri. Now V is 12, R हमें कैलकुलेट करना है and I is given as 3 ampere. Okay, so we can write that resistance equals to 12 volt divided by 3 ampere and that becomes 4 ohm. Got it? यदि कोई भी सवाल समझ में ना आए, just let me know in the comment section. I will try to reinitiate the videos for you to explain it as simply as possible. और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, not to worry at all. Moving on. Okay, now what are the factors that are affecting the resistance? अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, मान लो कि आप एक पॉइंट ए से कहीं पर जा रहे हो पॉइंट बी तक, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो भैया ए से बी तक की दूरी कितनी है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इट मींस वी कैन राइट दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। किसके बराबर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द वायर के। वहीं पर जितना चौड़ा रोड होगा उतना आसान होगा गाड़ी चलाना। हम लोग जब पहली बार बाइक चलाना या कार चलाना सीखते तो हम ग्राउंड में कोशिश करते हैं, है ना, हम गलियों में कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितना चौड़ा रोड होगा उतना आसान होगा, यानी कि रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इट मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसके कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
बात समझ में आई इतना? क्या क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ हम इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देते हैं। सो हम लिख सकते हैं मर्जिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या हो जाएगा भैया? इट विल बी वेरी सिंपल। ओके, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू एल अपॉन ए। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और फिजिक्स का सबसे बेसिक सा रूल, प्रोपोर्शनिटी का साइन हमको नहीं पसंद। हम प्रोपोर्शनिटी को हटाकर और क्या लगा देते हैं? इक्वल्स टू लगा देते हैं और उसके साथ कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो। एक नया हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, इसका नाम है रो, RHO, रो। यस और नो? L अपॉन A, वेर रो को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये है क्या? तो मान लो हम बेसिक सा लेकर चलते हैं कि मैं एक सेकंड मिटा देता हूँ ये वाला एरिया, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि मान लो कि हमारा कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। क्या है? 1 ओम। चलो इसको भी छोड़ दो, है ना, इसको ऐसे भी नहीं लेते हैं। मान लो कि हमारा कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और उसकी लेंथ है L। L कितनी होगी? 1 मीटर, यानी कि उसकी लेंथ हो गई 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो 1 से 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या रो रेजिस्टेंस के बराबर हो गया? है ना, रो किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस के बराबर। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन, कब? द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is 1 unit and area is 1 unit square. Yes or no? जब हमारी कंडक्टर का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर होगा, वो 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और वहीं पर उसकी लेंथ जो होगी वो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगी। अब वो सेंटीमीटर में हो सकती है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए ना। यदि एरिया मीटर स्क्वायर में है तो लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए, वो याद रखना है। यानी कि हम या तो MKS यूनिट फॉलो करेंगे, CGS फॉलो करेंगे या SI यूनिट फॉलो करेंगे। सो जब भी ये दोनों 1 होंगे, उस टाइम पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यस और नो? अब भैया सिंपल सी बात है, जब बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है ना तो बोर्ड वाले बहुत सिंपल सा फंडा लगाते हैं कि भैया इनसे डिफरेंस पूछ लो। क्या पूछ लो? डिफरेंस पूछ लो। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो यहां पर हम लिख देते हैं रेजिस्टेंस और इधर लिख देते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको जो नाम देना हो, ठीक है ना, सब एक है ना। सो क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस कॉस्ट। डेफिनेशन दोनों में लिख देना, जो मैंने डेफिनेशन अभी प्रीवियस लिखवाई है वो दोनों आप दोनों जगह लिख देना। ये क्या है? दिस इज अ हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द वायर, हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर। यस और नो? वहीं पर रेजिस्टिविटी क्या है? ये भी सेम है, ये भी हिंड्रेंस ही है ना, लेकिन हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर व्हेन लेंथ is 1 unit and area is also 1 unit square। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। एक और क्या भैया कि रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। क्या है? ओम। बट रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। क्या है? कैसे कैलकुलेट किया? देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, तो R इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिखते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन ए। लेंथ की यूनिट हो गई मीटर और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर गया और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो रो की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। यस और नो? वी कैन चेंज resistance, we can change resistance by increasing or decreasing the length and area।
एरिया और लेंथ को कम ज़्यादा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज resistivity by increasing or decreasing the length and area. ठीक है, सो हम रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते हम वायर की लेंथ वगैरह कम ज्यादा करके, लेकिन रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं. ओके, दीज वर द 3 डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि L इज गिवन एज 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मिलीमीटर, यानी कि हमें एरिया दिया हुआ है 1 स्क्वायर मिलीमीटर, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R की वैल्यू हमें दी हुई है 0.02 ओम. कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर. अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले हमें जो मिलीमीटर में हमारा एरिया दिया हुआ है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा. अब देखो, 1 मिलीमीटर के अंदर, ठीक है, कितने आप कह सकते हो मीटर होते हैं. सो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं. सो वी कैन से दैट 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर. अब इन दोनों को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, इधर भी 1000 के साथ डिवाइड किया और इधर भी 1000 के साथ डिवाइड किया. सो इट बिकम्स 1/10 raised power 3 multiplied by 1/10 raised power 3. This becomes 1/10 raised power 6 which is equals to 10 raised power minus 6 मीटर स्क्वायर मीटर आप कह सकते हैं. ओके, सो ये क्या निकला, हमारा एरिया निकला स्क्वायर मीटर में. यस और नो. अब हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.02 इज इक्वल्स टू रो. L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर माइनस 6. फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. दिस इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 को हम ऊपर ले जाएंगे. सो इट बिकम्स 0.02 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 हमारे नीचे चला आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम 0.01. ओके, अब हम क्या करते हैं, डेसिमल को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो रो बिकम 1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 ओम मीटर. दैट वाज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर. आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. यदि कोई भी दिक्कत है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ओके, टू सॉल्व दिस. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं. सो थोड़ा सा पिकअप पेस पे चलना पड़ेगा हम लोगों को. ओके, सो नो वरीज एट ऑल. अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आने की पूर्ण रूप से संभावना है. ओके, हाई रेड अलर्ट. ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L, इट मींस लेंथ कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है कैपिटल L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A, यानी कि एरिया इज गिवन एज कैपिटल A is 20 ohm. It means हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, that is equals to 20 ohm. What will be the resistance of the wire if the length is double? यानी कि यदि हम लेंथ ऑफ द वायर को क्या कर दें, डबल कर दें एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें. सो अब पहले वाले केस से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो R is equals to रो L अपॉन A. It means R की जगह पे हम रख दे 20 is equals to रो L अपॉन A. Yes or no? Now specific resistance that is rho will become 20A upon L. ये यहां से हमारा क्या निकल गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल गया. और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लेंथ घटाने या बढ़ाने से या एरिया कम या ज्यादा करने से क्या चीज नहीं होता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता. सो अब हमने क्या कर दिया, नाउ न्यू लेंथ कितनी भैया, हमने यहाँ देखो लेंथ इज डबल, सो न्यू लेंथ इज 2L एंड न्यू एरिया, नया वाला एरिया कितना है भैया, न्यू एरिया इज हाफ ऑफ द प्रीवियस एरिया, इट मींस A by 2. सो व्हाट वी कैन डू, न्यू रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्राइम लिख देते हैं यहाँ पर. ओके, इज इक्वल्स टू R प्राइम विल बी इक्वल्स टू रो 2L अपॉन A अपॉन 2, यानी कि R प्राइम विल बी इक्वल्स टू, रो की वैल्यू कितनी है 20A अपॉन L इंटू
2L अपॉन A, और क्योंकि ये अपॉन में 2 था तो ये ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ A से A गया और L से L चला गया। It means the new resistance is nothing but 20 into 2, that is 40, and 40 into 2 is 80 ohm। इस टाइप के सवाल डेफिनेटली, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सो एक बार इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पक्का करके जाइएगा। यस और नो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ हमें कितना, 60 वोल्ट, when it draws a 4 ampere current, और वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा था, that was drawing a current I is equals to 4 ampere from the source। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ये हमारा V1 हो गया और ये हो गया हमारा V2, that will be equals to 120 volt। ये हो गया हमारा I1। yes or no? So हम क्या, अब रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। yes or no? तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस। इट मीन्स V1 equals to R I1। yes or no? So V1 कितना दिया हुआ है, V1 is 60 equals to R हमें कैलकुलेट करना है, and I1 is 4 ampere। So R will become 60 upon 4, that is equals to 15 ohm। अब जब 15 ohm का हमारे पास रेजिस्टेंस निकल ही आया, तो क्या हम इस वाले पोटेंशियल के ऊपर यानी कि V2 के ऊपर टोटल करंट निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यस। V2 equals to R I2। yes or no? V2 दिया हुआ है हमें 120, R दिया हुआ है 15 into I2, so I2 will be equals to 120 divided by 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 are 15, 3 4 are 20, ओके 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, so I2 will become 8 ampere। डेफिनेटली बात है यार, पोटेंशियल डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो ही जाएगा। yes or no? So a wire of given material having a length L and an area of cross section A and has a resistance of 4 ohm, what would be the resistance of the another wire of the same material having the length L by 2 and area of cross section as 2A? आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि भैया अब जो यदि हम उसके लेंथ को हाफ कर दें और एरिया को डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी 2 सेकंड पहले किया है, ओके डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, ओके एंड डू इट। फिर हम लोग आपका जैसे रहता है वापस से वीडियो ऑन कीजिए एंड हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू। नाउ अब हुआ क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास ये लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ दी हुई L एंड एरिया दिया हुआ है A, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है लेट्स से R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम। क्या मैं रो निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं। R1 इक्वल्स टू रो L अपॉन A। नाउ दैट वाज 4 ओम इक्वल्स टू रो L अपॉन A। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट रो इज इक्वल्स टू 4A upon L। ओके नाउ रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ओके सो हम कह सकते हैं दैट द रेजिस्टेंस R2 will be equals to rho new length that is L by 2 and area is 2A। what we can conclude that R2 will be equals to 4A upon L multiplied by L by 2। इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे हम लोग 2A, A से A गया, L से L गया, 2 से 2 2s are 4, 2 2s are 4, so R2 will be equals to 1 ohm। It was that simple। बहुत आसान सवाल हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ओके वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो, ऑलरेडी मैं बहुत सारे लाइव कर चुका हूँ जहाँ पर हमने अबाउट 40 न्यूमेरिकल्स किए हैं। ओके सो जस्ट उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएंगे, जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट देम। अब आता है रेजिस्टेंस का सिस्टम, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यस और नो? अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं, पहला या तो सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। अब सीरीज में कनेक्शन हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा। सो देखो यहां से हमारा करंट गया, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सो यहां से हमारा करंट गया, ओके और इन तीनों रेजिस्टेंस से वो एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सीरीज में लगे हुए हैं। यानी कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके नेगेटिव से, और इसका नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव से, और सिमिलरली सो ऑन। यहां पर अलग अलग क्या होता है, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखेंगे कि सबका पोटेंशियल जो है V1, V2, यानी कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके
लेट मी गेट अनदर पेन। ओके, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, यानी कि यदि यहाँ पर V1 होगा, V1, सो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V2, और सिमिलरली यहाँ पर हमारा पोटेंशियल होगा V3। तो यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के बाद जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन इनके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट लेकिन करंट सेम। वहीं पर जब हम पैरेलल की बात करें तो हर एक रेजिस्टेंस जो है वो सेपरेटली बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि हम इस वायर को नेग्लेक्ट भी कर दें तो हम देखेंगे कि सारे के सारे रेजिस्टेंस डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, वो किसी और रेजिस्टेंस से नहीं जुड़े हुए, वो किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, बट यहाँ पर जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, ये अंतर है। यस और नो? सीरीज में जब कनेक्शन फाइनल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहां पर जब हम फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसके बिहाफ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में। ओके, हो सकता है कि आपको टोटल एक 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं देते वो लोग, ठीक है ना, जो हमारे लास्ट में आते हैं। ओके, और उसमें आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए, और पता नहीं क्या क्या पूछ लिया जाए। ओके, सो इनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वी नीड टू फोकस ऑन देम। अब भैया हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? ओके, सो मान लेते हैं कि लेट टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, वैसे ये डेरिवेशन आता नहीं है बट फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है। ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। एंड नाउ व्हाट वी हैव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 is V1, R2 is V2 and R3 के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस होगा दैट इज V3। नाउ क्या मैं ओम्स लॉ से V1, V2, V3 निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली। सो V1 इक्वल्स टू RI1 R1I, V2 विल बी इक्वल्स टू R2I क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, एंड सिमिलरली V3 विल बी इक्वल्स टू R3I। अब मैं क्या कह सकता हूं, दैट फाइनल पोटेंशियल दैट इज द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ओके, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो हमारा कैपिटल V कितना होगा, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस इज टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ RI विल बी इक्वल्स टू R1I प्लस R2I प्लस R3I, एंड दैट बिकम, अब मैं यहाँ से क्या I कॉमन ले लूँ? डेफिनेटली यस। सो RI विल बी इक्वल्स टू, I हमारा कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I हमारा कैंसिल हो गया, एंड फाइनल रेजिस्टेंस बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट? सो और ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जितने भी सीरीज में हमारे R जुड़े हों, यानी कि टिल RN। यस और नो? इस बात को हमें ध्यान रखना है। वहीं पे अगला आता है हमारे पास, जब हमारे पास पैरेलल में कनेक्शन हो, सो हमारा पोटेंशियल सेम है। सो लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 is V, and current flowing is I1, I2, I3 respectively। ओके, मान लेते हैं सा कि भैया इतना इतना करंट फ्लो कर रहा है, बट टोटल करंट तो हमेशा कितना रहेगा, कैपिटल I। टोटल करंट इज I। सो मैं I1 की वैल्यू क्या पता हो सकती है? डेफिनेटली V अपॉन R1, क्योंकि भैया ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू RI, और यदि मैं I निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ दैट इट इज V अपॉन R। सो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R2, and similarly I3 will be equals to V upon R3। एंड क्या मैं कह सकता हूँ, कैपिटल I दैट इज टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। डेफिनेटली यस। सो अब मैं सिंपल सा, क्योंकि टोटल करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड दिस बिकम V अपॉन R इक्वल्स टू
v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3। क्या करूंगा? सिंपल, v कॉमन ले लूंगा मैं। v मैंने जैसे ही कॉमन लिया, इट बिकम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ना v से v कैंसिल हो गया एंड मेरे पास पैरेलल फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आया कि नहीं आया? और ये कब तक चलता रहेगा? टिल 1 अपॉन Rn। जितने भी आपके पास पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो उन सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ है क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ओके, सो आप देखो हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो देखो यहाँ पर हमारा ये एक वायर आया, ये इसके साथ गया और इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। मुझे नहीं पता कितना करंट फ्लो होगा अभी, लेकिन करंट फ्लो होगा। जैसे करंट फ्लो हुआ, यहाँ से करंट हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि ये वाला जो था वो तो सीरीज में कनेक्टेड था, लेकिन यहाँ से अब जो कनेक्शन आएगा वो कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। और ये देखो एक ही वायर के अंदर फिर से जुड़ा हुआ है, फिर से, यानी कि हमारा R3 और R4 कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। और उनका जो रिजल्टेंट है R2 वो उनके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से करंट क्या हो गया था? डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, है ना। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे R3 एंड R4 आर कनेक्टेड, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो लेट द रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं, रिजल्टेंट R प्राइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R प्राइम विल बी इक्वल्स टू R3 प्लस R4, that will be equals to 6 plus 4 and R prime will become 10 ohm। यानी कि हमारा R प्राइम यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना निकला? वो निकला 10 ओम। यानी कि अब मैं सर्किट कैसा बना सकता हूँ? मैं सर्किट ऐसा बना सकता हूँ, एक बैटरी मेरी यहाँ पर लगी हुई है, उसके साथ 7 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, दिस इज R1, उसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R2 दैट इज 10 ओम, एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है दैट इज R प्राइम जिसकी वैल्यू भी है 10 ओम, एंड देन ये वापस से पैरेलल में कनेक्ट होकर और वापस से बैटरी से जुड़ गया। यस और नो? अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि हमारा 10 आया, इसलिए हमने इस टाइप का सर्किट बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि R2 को और R प्राइम को। अब हम सीरीज में आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट R प्राइम एंड R2 आर कनेक्टेड in parallel and their resultant is R डबल प्राइम। अब ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ओके, कोई इशू नहीं है। सो 1 अपॉन R डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्राइम प्लस 1 अपॉन R2। दिस बिकम 1 अपॉन R डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। दैट बिकम्स 10 हमारा एलसीएम आ जाएगा एंड 1 प्लस 1। ये इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है? जस्ट लेट मी रब फॉर अ मिनट, ओके। ये मैं मिटा दूं आप लोगों के लिए, है ना, फटाफट फटाफट करेंगे। सो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो R डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू R डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 5 ओम। यस और नो? अब हमारे पास ये सर्किट कैसा बचा? ये ऐसा बचा, कुछ ऐसा। यहाँ पर देखते हैं आप लोग, ये हमारे पास एक बैटरी है, उसके साथ 7 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ यहाँ पर हमारा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ गया, क्योंकि उसका फाइनल रिजल्टेंट यही आया हमारा, दैट इज R1 यहाँ पर है और ये R डबल प्राइम है, और ये वापस से बैटरी से अभी कैसे जुड़ गया? सीरीज में जुड़ गया। सो अब सीरीज में जुड़ गया तो R डबल प्राइम एंड R1 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यस और नो? सो हम क्या कर देंगे? हम यहां पर कर देंगे लेट फाइनल रेजिस्टेंस R बी इक्वल्स टू R डबल प्राइम प्लस R1, ये R1 है ना, R1 दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 12 ओम। यानी कि हमारा फाइनल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकल के आया? दैट इज इक्वल्स टू 12 ओम। हमसे पूछा क्या था? फाइंड द करंट इन द सर्किट। सो as per Ohm's law,
Ohm's law. We can say that V equals to RI. V हमें दिया हुआ है 24, डायग्राम में दिख रहा है, equals to R दिया हुआ है 12. Can we calculate I? Definitely. So I will be equals to 24 upon 12, that is equals to 2 ampere. कितना आ जाएगा? The total current flowing through the circuit is 2 ampere. अभी दिख रहा है, जब आप इसको करोगे तो बहुत आसान लगेगा. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, एंड लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. ओके, सो अब इसको आप करिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ. ओके, क्या हमें यहाँ पर टोटल करंट दे रखा है आई हमें गिवन है कितना? 2 एम्पियर. लेट मी चेंज द कलर फॉर यू. ओके, हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर. हमें V की वैल्यू दी हुई है कितनी? 30 वोल्ट. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है और हमारे पास R1 हमें पता करना है. क्या पता करना है? R1 पता करना है. डेफिनेटली कर सकते हैं. यदि कर सकते हैं, पॉज द वीडियो. ओके, और यदि ऐसा लग रहा है डाउटफुल है तो कंटिन्यू द वीडियो. पॉज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने के बाद अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं. कैसे चेक करेंगे भैया? वही आसान सा तरीका. अब हमें दिख रहा है कि 5, 10 और R1 कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं. सो हम जो छोटे छोटे होते हैं ना, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं. यानी कि जो हमें डायरेक्ट सेपरेट दिख रहे होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं. यस और नो? सो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 ohm, 10 ohm and R1 are connected in parallel, and their resultant B R prime मान लेते हैं. यस और नो? सो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 upon R prime is equals to 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon R1. Now 1 upon R prime will be equals to LCM कितना जाएगा? That will be 10 R1. Yes or no? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 R1 plus R1 plus 10. Yes or no? ये हमारा क्या हो जाएगा? R prime. So R prime will be equals to 10 R1 divided by 3 R1 plus 10. ये हो जाएगा हमारे. अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे. Yes or no? और ये अब इन सब के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? इस वाले 6 ओम के साथ और इस वाले 6 ओम के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है. देखो यहां से ये जो रिजल्टेंट आएगा, इन सब का रिजल्टेंट एक होकर ये इसके साथ सीरीज में जुड़ गया. सो हम क्या बोलेंगे? नाउ लेट्स से फाइनल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R इज इक्वल्स टू 6 ओम प्लस अनदर 6 ओम प्लस 10 R1 डिवाइडेड बाय 3 R1 प्लस 10. कुछ बच्चे क्या करते हैं? R1 से R1 को काट देते हैं. ये पॉसिबल नहीं है ना, ये गलती नहीं करना. अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ R will be equal to 6 plus 6 12 plus 10 R1 divided by 3 R1 plus 10. यदि हम इसको इस तरह से करना चाहें तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 3 R1 plus 10, है ना? क्या आ जाएगा? 3 R1 plus 10. और अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. 12 3s are 36 R1 प्लस 120, क्योंकि 10 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 R1. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में है 10 R1 प्लस 10, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 R1 प्लस 10. अब इस पूरी संख्या को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. अब समझ में आया? सो 36 प्लस 10 दैट इज 46. सो R will be equals to 46 R1 plus 120 divided by 3 R1 plus 10. नाउ हमें दिया है कि टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है और पोटेंशियल जो है वो कितना है? गिव मी अ मोमेंट, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर. हमें पेज की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सो हमारे पास क्या आया? हमारे पास निकल के आया R की वैल्यू. R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है हमारे पास 46 R1 प्लस कितना है भाई? प्लस में हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 3 R1 प्लस 10. अब हम क्या लगा सकते हैं? अब हम लगा देंगे ओम्स लॉ. क्या लगा देंगे? ओम्स लॉ. सो V इक्वल्स टू RI और V की वैल्यू दी हुई है हमें 30, R की वैल्यू हमें दी हुई है 46 R1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3 R1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना करंट है? टोटल करंट दिया हुआ है हमें आई थिंक सो 2 एम्पियर. 2 एम्पियर.
सॉल्व करेंगे फर्दर, सो 30/2 को उधर ले जाओ, 2 इक्वल्स टू 46R1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10, 2 से डिवाइड होगा, दिस बिकम 15, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 बचा है ना, सो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 53 45R1 प्लस ये कितना था, आई थिंक सो 10, ओके, सो 150 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 46R1 प्लस 120, राह आसान लग रही है, यस और नो, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि वेरिएबल को हम इधर ले जाएंगे और कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, सो इट बिकम 150 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 46R1 माइनस 45R1, that becomes 150 minus 120, that is 30 is equals to R1, that is the answer. जिनका आंसर ये आया है वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट दैट, ओके, और जिनका नहीं आया है नो प्रॉब्लम, आई हेल्प यू आउट, ओके। अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि जब भी किसी वायर के थ्रू कोई करंट पास होगा तो उस वायर में गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी, और वो किसके कारण से, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, आप जब भी गाड़ी चलाते हो गर्म होती है ना, और जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक है ना, डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, यस और नो, सो दैट्स व्हाई हीट जनरेट होती है। और यहाँ पर कहा है द केमिकल रिएक्शन within the cell generate the potential difference between the two terminals of the set of the electron in the flow, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। We have also seen in the section 11.2 that the maximum current of a source keep on expanding energy. Where does the energy go? Energy कहाँ जाती है? So it changes into the heating effect. A part of the source of energy maintaining the current may be consumed in the use of work like rotating the blades of the electrical fan or anything else. But the max of it is converted into heat and temperature of the gadget. We often observe this in the everyday life. For example, electrical fan become warm if it is continuously using for longer time. On the other hand, the electrical bulb is purely resistive, that is configured of resistor only the connected to the battery. Okay, it means आपका बल्ब भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है. The source energy continuously get dissipated entirely to form the heat. This is known as the heating effect of the करंट. यही जो सारे के सारे हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो गर्म हो रहे हैं, वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं. और 100% एनर्जी ट्रांसमिशन किसमें होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इन सब के अंदर आपको पता क्या रखना है कि जो हमारा बल्ब है, ओके, बल्ब का जो अंदर का वायर होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ये कभी कभी पूछ लेते हैं. एंड व्हाई टंगस्टन, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है. कैसा होता है, हाई होता है. यस. और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे बल्ब के अंदर जो गैसेस भरी आती हैं वो जनरली भरी आती हैं इनर्ट गैसेस. कौन सी भरी आती हैं, इनर्ट गैसेस, जैसे कि आर्गन, ठीक है ना. ये बहुत कॉमन गैसेस है जो बल्ब के अंदर भरी आती है. क्यों, क्योंकि भैया जब गर्म हो रही है तो ये रिएक्ट ना कर जाए मेटल के साथ, ओके, या फिर हमारे फिलामेंट के साथ. इस वजह से हम इनर्ट गैसेस को बल्ब के अंदर फिल करते हैं, ओके. अब आता है भैया कैसे पता करें कि कितना हीट किया, ओके. सो सिंपल सा फंडा है, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, गिव मी अ मोमेंट. हम कैसे पता करेंगे कितनी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हुई है, बिकॉज हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी एनर्जी हमारे वायर को मिली, ओके, पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी हीट में कन्वर्ट हो गई. सो हम मान के चलते हैं हीट एनर्जी दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू, किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भैया पावर कितनी है मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए चल रही है, ओके. सो हमारे सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम, या फिर इसको बहुत सिंपल, पावर यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि हम एक्चुअल में वर्क डन निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन. सो पावर का एक फॉर्मूला होता है VI मल्टीप्लाइड बाय T, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, दैट इज इक्वल्स टू पावर, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय T. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी. इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला हो सकता है, आपने V को कन्वर्ट कर दिया रेजिस्टेंस में, सो V इक्वल्स टू RI multiplied by I multiplied by T. So the new formula may become R square T. तो ये फॉर्मूलेज आप जो है मैनिपुलेट करके और बना सकते हो, यस और नो. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. क्वेश्चन कैसे, जैसे कि अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम फॉर 5 मिनट्स.
कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर। ओके, सो हीट प्रोड्यूस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, या तो हम पावर दैट इज वी आई इंटू टी कर दें, या फिर हम क्या कर दें भैया रेजिस्टेंस इंटू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी कर दें, है ना। हमने उसको क्या करवा दिया, कन्वर्ट करवा दिया। अब इसको कन्वर्ट कर दो आप सेकेंड्स में, तो 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300, दैट बिकम्स 10 इंटू 25 multiplied by 300, that is equals to 75123,000 joule, or you can say 75 kilojoule of heat is produced. ओके, सो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड हैं, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यस और नो। उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस बाय कंडक्टर विद रेजिस्टेंस ऑफ, यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको कितना 4 ओम। ओके, वहीं पे करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 3 एम्पियर एंड टाइम दिया हुआ है आपको 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस बिकम 10 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है हीट का, दैट इज इक्वल टू VIT, और यदि VIT से काम ना चले तो हम लगा देंगे R I स्क्वायर इंटू टी। R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ हमारे पास 4 ओम मल्टीप्लाई बाय I का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर multiplied by 600, that become 4 into 9 multiplied by 600, that is equal to 36 into 600, that is equal to 6 6 are 36, carry out 3 6 3s are 18 plus 3 200 and 1600, or you can say 21.6 kilojoule. That is how much amount of heat energy is produced by this resistor. Yes or no? These are the different type of question that are given. एक क्वेश्चन आपके सामने है, okay, and this I leave for you to solve. Give me the answers in the comment section. And so अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पावर की। पावर क्या होती है, पावर जो होती है आप कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि मैं पावर को रिप्रेजेंट कैसे कर दूं, मैं पावर को रिप्रेजेंट कर दूं P से, दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट। बट मैं इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैलकुलेट करूं, सो डेफिनेटली P इज इक्वल्स टू वर्क डन कहां से निकल सकता है, देखो याद करो V इक्वल्स टू क्या था, W अपॉन Q, था कि नहीं था, डेफिनेटली था। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू VQ, डेफिनेटली, यस और नो। सो क्या हो गया, W की जगह पर मैं लिख दूं VQ अपॉन T। नाउ Q अपॉन T क्या निकल के आया, इट्स द करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज VI। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है V। देखो अभी सामने हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया और पता भी नहीं चला, है ना। क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको पावर का पता है, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हमें पता है कि भैया पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने क्या किया, W इक्वल टू V इंटू क्यू कर दिया, और यहाँ पर W की जगह पे क्या लिख दिया, V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई T, तो था ही था। नाउ Q अपॉन T इज नथिंग बट I, है ना, पहले से पता ही नहीं पता है। सो पावर इक्वल्स टू VI, और इसकी यूनिट क्या है, वॉट। क्या है इसकी यूनिट, वॉट, याद रखिएगा क्योंकि काम आएगी। एंड इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि विच यूजेस मोर एनर्जी, ओके, और 250 वॉट टीवी सेट फॉर इन 1 आवर, और 12,000 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब टाइम हम या तो मिनट में कर लें या फिर आवर में कर लें, तो हम एक काम करते हैं आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फॉर टीवी, ओके, पावर P1 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 250 वॉट, और वहीं पर टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, 1 आवर। सो एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 250 इनटू 1, that will be equals to 250 watt hour, yes or no। वहीं पर यदि मैं बात करूं टोस्टर की, TOASTER टोस्टर की, तो इसकी पावर यानी कि P2 कितनी है, 1200 वॉट, yes or no। और टाइम कितना है, टाइम है 10 मिनट्स। अब 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल्स टू 1/6 आवर। नाउ अब इसको क्या कर दूं मैं, इसकी एनर्जी निकाल लूं, तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, दैट इज पावर है 1200
मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम 200, इट मीन्स 200 वॉट आर। सो किसने ज़्यादा यूज़ की? डेफिनेटली टीवी ने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की एज कंपेयर टू द टोस्टर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम ड्रॉज ऑफ 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर्स। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है दैट इज 44 ओम, आई दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, हमें टाइम दिया हुआ है दैट इज 2 आर। हमें क्या निकालना है? हमें कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? पावर निकालनी है बेसिकली। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं? हम V निकाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम V निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू आर आई। सो V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा हमारा 44 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 5 4 22, कैरी आई 2, दैट इज 220 वोल्ट। हमारा पोटेंशियल कितना गया? 220 वोल्ट। सो पावर कितनी निकल के आ जाएगी? पावर इक्वल्स टू वी आई, दैट इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाइड बाय आई कितना हो गया? आई इज 5 एम्पियर। ओके, सो पावर विल बी इक्वल्स टू 0 10 कैरी आई 1, दैट इज 1100 वॉट। यस और नो? यदि हमसे पूछता that how much energy is consumed, यदि इसने हमसे ये पूछी होती, so that will be equals to power into time, that is equals to 1100, that is equals to 1100 multiplied by 2 hours, that will be equals to 2200 watt hour। यदि हम इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करते, so it would have become energy will be equals to 2.2 kilowatt hour, and kilowatt hour is the official unit of energy consumption। yes or no? official unit of energy consumption, यानी कि आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है वो आता है किलोवाट आवर के बेसिस के पर। yes or एंड आई फील कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। यदि समझ में आए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड वी विल बी बैक with Ray Optics one shot video very soon, so stay connected, and for that subscribe the channel. Have a great day everyone. Bye bye, take care.